हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं हेपेटाइटिस। और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि हेपेटाइटिस क्या है, कितने टाइप के वायरस हमारे पास हेपेटाइटिस के ऑन रिकॉर्ड हैं आज तक, और किस वायरस के इन्फेक्शन से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो एक ओवरव्यू जो था हेपेटाइटिस का वो हम कर चुके हैं, है ना। हेपेटाइटिस मीन्स क्या बताया था मैंने आपको, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। केवल इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर, ये केवल एक क्या है, एक इनिशियल स्टेज है। लेकिन अगर इन्फेक्शन आपका क्या है, अगर आप बोलते हो कि हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से है या फिर हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से है, क्रॉनिक अगर केस है आपका, तो उस केस में आपका केवल इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर नहीं होगा, इन्फ्लेमेशन के साथ साथ सिरोसिस हो सकती है। और अगर आपने इस टाइप के हेपेटाइटिस को टाइमली ट्रीट नहीं किया तो वो कैंसर में भी कन्वर्ट हो सकता है ना। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी थी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं ना, हम स्पेसिफिकली, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे कोई भी वायरस है, दो टाइप के होते हैं, आरएनए एंड डीएनए वायरस, है ना। तो मैंने आपसे बोला था कि जब आरएनए वायरस हमारी सेल के अंदर एंट्री लेता है तो उसका अलग मैकेनिज्म होता है रेप्लिकेशन का। हालांकि ओवरऑल देखोगे लास्ट में इफेक्ट सेम ही आना है। आरएनए अगर अंदर आ रहा है सेल के अंदर तो उसका काम भी है कि वो बहुत सारी अपनी जैसी कॉपीज बना दे, यानी कि एक वायरस सेल के अंदर गया और बहुत सारे वायरस बन गए, है ना। और सेम अगर डीएनए वायरस भी होगा वो भी यही काम करेगा। लेकिन अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करोगे ना तो वो वेरी कर जाएगा, क्योंकि जो स्टेप होते हैं इन्वॉल्व पूरी लाइफ साइकिल में वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हेपेटाइटिस के 5 टाइप हमने देखे थे, तो मैंने बोला था आपसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है वो हमारा क्या है, डीएनए वायरस है। बाकी के सारे जो हेपेटाइटिस के टाइप हैं वो कैसे हैं, हमारे आरएनए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हेपेटाइटिस बी वायरस जब सेल के अंदर एंट्री लेगा वो कुछ अलग करेगा, उसका पाथ अलग होगा, और जो बाकी के सारे हैं उसका पाथ अलग होगा, क्योंकि वो आरएनए वायरस है। तो इसीलिए दोनों की लाइफ साइकिल को अलग अलग डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हेपेटाइटिस बी वायरस की लाइफ साइकिल को, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट भी यहीं पे देख लेंगे कि भाई जब हम साइकिल को समझ जाएंगे कि वायरस कैसे एक सेल को अटैक कर रहा है और अपने रेप्लिकास तैयार कर रहा है, तो हम आसानी से हम मेडिसिन देख सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर हेपेटाइटिस, बाकी के जो हेपेटाइटिस हैं उनको डिस्कस करेंगे। और सबसे ज्यादा जो डिस्कस होगा वो हेपेटाइटिस सी ही रहेगा, क्योंकि ये दो ही हैं जो सबसे ज्यादा आपका क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। हालांकि हेपेटाइटिस डी भी है, लेकिन मैंने बताया था कि हेपेटाइटिस डी वायरस अकेले में कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी नॉर्मल एक हेल्दी इंसान के कांटेक्ट में ये वायरस आता है तो उसे हेपेटाइटिस नहीं होगी। तब तक नहीं होगी जब तक कि वो इंसान को हेपेटाइटिस बी वायरस ने इन्फेक्ट ना किया हो, ठीक है। अगर मान लीजिए उसे हेपेटाइटिस बी वायरस ने इन्फेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, तो डी भी इन्फेक्ट कर देगा और कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। लेकिन अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल है जिसको हेपेटाइटिस बी वायरस आज तक उसके बॉडी में एंटर किया ही नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करता है, अपने आप में ये भी क्योर हो जाता है। तो मेन दो ही हो गए, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, ठीक है। और ए और ई का तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ये तो आप अच्छा खासा न्यूट्रिशन लीजिए और अपना रेस्ट कीजिए, लॉट्स ऑफ वाटर आपने लेना है। तो ये आपका क्या करेंगे, अपने आप में आपको डिजीज मैनेजमेंट करने में हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो बात करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस की। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या है कि ये एक क्या है, आपका डीएनए वायरस है, ठीक। अगर इसको स्ट्रक्चरली देखोगे आप, ये इसका स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है। बाहर से आपका क्या रहता है, ये हमारा एक तो आपका क्या रहेगा, अंदर से ही स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो इसके सबसे अंदर आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, सर्कुलर डीएनए है। क्या है, सर्कुलर डीएनए। और इस डीएनए की एक और खासियत होती है, ये कैसा होता है आपका, पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। कैसा होता है, पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जैसे आपको डीएनए का पता है ना, डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं लाइक दिस। एक हो गया आपका 3' to 5' एंड एक हो गया 5' to 3' एंड। यही तो होता है डीएनए का स्ट्रक्चर। अगर डीएनए को ओपन करोगे ऐसे दो स्ट्रैंड आपको दिखाई देंगे, ठीक है। एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है, एक लेगिंग स्ट्रैंड होता है। तो ये क्या होता है, आपका जो आपका हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए है ये पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड है, यानी कि इसमें क्या होते हैं, इस तरीके से गैप प्रेजेंट होते हैं।
यानी कि जो स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड के बीच में निक्स और गैप प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पूरी तरह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ये नहीं होता है। इसीलिए जब ये डीएनए हमारी सेल के अंदर जाता है, हमारे न्यूक्लियस में जाता है, तो सबसे पहले इसकी रिपेयरिंग होती है, इसे डबल स्ट्रैंडेड किया जाता है और तब जाके ये आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करता है। तो पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड है। पार्शियली का मतलब समझ में आ गया कि जो स्ट्रैंड है उसमें बीच बीच में आपको क्या दिखाई देंगे, गैप्स दिखाई देंगे। तो ये आपका इसके अंदर वायरस है। ये वायरस के सबसे अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो क्या है, सर्कुलर पार्शियली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। बाहर से जो है एक कोट होता है, उसे हम जनरली क्या बोलते हैं, कैप्सिड। वायरस के बाहर का जो है कोट, इसमें आपकी जो वायरल प्रोटीन्स होंगी वो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। इसके बाहर आपको जो दिखाई दे रहा है ये आपकी क्या है, एनवलप है। क्या है, एनवेलप है। और एनवेलप किसका बना हुआ है, लिपिड का, तो लिपिड एनवेलप बोलेंगे इसे, ठीक है। और ये जो एनवेलप होता है, इस एनवेलप में ही अभी आगे चल के आप देखोगे कि एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंटीजन जो होते हैं आपके वो इस एनवेलप में ही होते हैं। अभी आगे आप देखोगे पूरी साइकिल में कि भाई एंटीजन कैसे आ रहा है। तो सिंपली क्या होता है, किसी भी वायरस, कोई भी वायरस है वो अपने सरफेस में एंटीजन आपका क्या करता है, इस तरीके से एंटीजन को शो करेगा, ठीक है। एंटीजन को इस तरीके से शो करता है और इसी यही आपका क्या है, ये तो हर वायरस के साथ है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, लिपिड एनवेलप हो गया जिसमें एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। इम्यून सिस्टम इन्हीं को रिकॉग्नाइज करता है, एंटीजन को, और एक्ट करता है बेसिकली। अब देखो इससे रिलेटेड जो हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस है, इससे रिलेटेड और क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको दिमाग में रखनी है। फर्स्ट है आपका इसका ट्रांसमिशन, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो हेपेटाइटिस बी वायरस है ना, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है सेम एचआईवी वायरस की तरह है। जिस जिस तरीके से एचआईवी वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसमिट हो सकता है, वैसे ही ये भी होता है, क्योंकि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में आता है। हेपेटाइटिस का कौन सा टाइप है, पूछा जा सकता है, हेपेटाइटिस वायरस का कौन सा ऐसा टाइप है जो आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत आता है, तो वो कौन है, हेपेटाइटिस बी। क्योंकि ये क्या होता है, आपका सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी आपका ट्रांसफर होता है, ठीक है। और तो है ही ट्रांसफर होने के तरीके एचआईवी की तरह। क्या क्या तरीके होते हैं बताइए। पहला हो गया आपका सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, ठीक हो गया। अगर किसी एक पार्टनर को आपका हेपेटाइटिस बी वायरस इंफेक्शन है, अगर वो दूसरे पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आता है और विदाउट कोई भी प्रोटेक्शन यूज नहीं किया है, तो उस केस में आपका ये हेपेटाइटिस बी वायरस आसानी से ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। अगर प्रोटेक्शन यूज होता है तो वहां पे चांसेस जो होते हैं आपके ट्रांसमिटेंस के वो कम हो जाते हैं, ठीक है। 100% नहीं बोलेंगे लेकिन कम हो जाता है। नेक्स्ट आपका तरीका होता है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, कि एक को हेपेटाइटिस बी वायरस इंफेक्शन है, दूसरे को आपने उसी का ब्लड चढ़ा दिया, तो वहां पे आपका क्या होगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा हेपेटाइटिस बी वायरस। और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, वर्टिकल। वर्टिकल मतलब माँ है, ठीक है, मदर है, मदर से उसके फीटस को, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो, एक तो फीटस को वैसे हो सकता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ही। अब आफ्टर बर्थ जब मदर ब्रेस्ट फीड कराती है तो ब्रेस्ट मिल्क से भी आपका हेपेटाइटिस बी जो है आपका ट्रांसफर हो सकता है। तो मदर टू फीटस और बेबी दोनों में ये ट्रांसमिटेंस के चांसेस रहते हैं। तो ये तरीके हैं आपके। इन्फेक्टेड निडल्स अगर आप यूज कर रहे हो, हॉस्पिटल में किसी एक इंसान को इंजेक्शन लगाया गया है और वो निडल डिस्कार्ड ना करने के बजाय आपको भी उसी से लगा दिया, तो उस केस में अगर उसे हेपेटाइटिस बी था तो वो आपको भी हो सकता है। तो ये सारे आपको मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपने एचआईवी में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। एड्स जिससे होता है वही सेम इसमें भी है, ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया। इसके बाद एक और पॉइंट ध्यान में रखने वाला है कि जो ये हेपेटाइटिस बी वायरस है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, ये दोनों टाइप के इन्फेक्शन कर सकता है, एक्यूट भी और क्रॉनिक भी। एक्यूट मतलब क्या है, इन्फेक्शन यानी कि ऐसा इन्फेक्शन जो 6 महीने से कम रहेगा, 6 महीने से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा, 6 महीने के अंदर अंदर अपना ठीक हो जाएगा, वो आपका एक्यूट इन्फेक्शन है, ठीक है। ड्यूरेशन जिसकी 6 महीने होती है मैक्सिमम। और जो क्रॉनिक इन्फेक्शन होते हैं वो मोर देन 6 मंथ ले लेते हैं, ठीक है। पहचान मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है, तो यहाँ पे मैं नहीं लूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि इससे एक्यूट और क्रॉनिक दोनों टाइप के इन्फेक्शन होते हैं। वो डिपेंड करेगा कि किसको कैसा इन्फेक्शन हो रहा है। तो अगर किसी को मान लीजिए एक्यूट इन्फेक्शन है, आपने जल्दी डायग्नोज कर लिया, ठीक है, हेपेटाइटिस बी वायरस आया था, इन्फेक्ट किया, आपको जल्दी डायग्नोसिस हो गई,
तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, मैंने बताया एक्यूट इन्फेक्शन में क्या होता है, अगर एक्यूट इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे ए के थ्रू हो रहा था, हेपेटाइटिस ई के थ्रू हो रहा था, तो हो क्या रहा था, तो इनके थ्रू जब इन्फेक्शन हो रहा था तो जनरली आप रेस्ट ले रहे थे, न्यूट्रिशन ले रहे थे, उसी से आराम लग जा रहा था। लेकिन अगर आपका क्या है, हेपेटाइटिस बी में भी अगर आपको एक्यूट इन्फेक्शन हुआ है तो तब भी आप रेस्ट लीजिए, ठीक है, न्यूट्रिशन अपना प्रॉपर रखिए, वाटर इनटेक प्रॉपर होना चाहिए, और जरूरत पड़ रही है अगर आपको वॉमिटिंग की फीलिंग हो रही है तो आप एंटीबायोटिक ले लीजिए, ठीक है, एंटीवायरल लेने की जरूरत नहीं है। और लगातार हेपेटाइटिस बी के केस में एक और काम हमें करना पड़ता है, लीवर की मॉनिटरिंग जरूर करनी पड़ती है, टाइम टाइम में आप अपना एलएफटी कराते रहिए, सो दैट आपको पता लग सके कि जो आपने जो प्रिकॉशन आप ले रहे हो उनकी वजह से जो वायरल लोड है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है। अगर ये है कि भाई ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आप एंटीवायरल आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉनिक। क्रॉनिक के केस में तो मैंने बताया 100% आपको मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी, आपको एंटीवायरल लेनी ही पड़ेगी, जो आगे चल के हम साइकिल के थ्रू समझेंगे कि कौन सी एंटीवायरल यूज होती है फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये तो था कुछ कॉमन फैक्ट अबाउट हेपेटाइटिस बी वायरस। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो ये आता है कि अगर हेपेटाइटिस बी वायरस हमारी सेल के अंदर एंट्री ले रहा है तो ये सेल के अंदर क्या क्या करेगा, ठीक है, उसी चीज को हम समझेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, एक सेल बना लेते हैं, ठीक है, ब्रॉड सेल बनाएंगे क्योंकि पूरी हमें एंट्री दिखानी है, ठीक है, लाइक दिस। पूरा हम देखेंगे सेल के अंदर क्या क्या होता है। एक मिनट में इसे चेक भी कर लूं पूरा कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे करेंगे नहीं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं, और एक काम करते हैं, इसे भी हम जो कैप्सिड है ना, कैप्सिड को हम ग्रीन कलर का शो कर देते हैं, तो दैट जब हम बनाएंगे तो वहां पे कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए, तो ये हमें पता चल गया कि ये वायरस है, ये किसी भी तरीके से, मैंने बता दिया मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस किस तरीके से आपकी बॉडी में आ सकता है। हेपेटाइटिस बी वायरस आ चुका है, किस कोई एक पर्सन है, वो किस, ये उसका लीवर की सेल है, लीवर सेल को क्या बोलते हैं हम, हिपैटोसाइट, पता है ना सबको, हिपैटोसाइट। तो ये उस इंसान की लीवर की सेल है जिसकी बॉडी में आपका ये हेपेटाइटिस बी वायरस अंदर एंट्री कर चुका है। तो देखो अब क्या होगा, ये जो हमारी हिपैटोसाइट है, हिपैटोसाइट सेल की सरफेस में हमारे स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर का नाम क्या है, एंटीसीपी रिसेप्टर, क्या है, एंटीसीपी रिसेप्टर, ठीक है। इसको अगर आप इसकी फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो एंटीसीपी की, सोडियम टोरोकोलेट, चलो मैं यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ, ठीक है, सोडियम टोरोकोलेट, टोरोकोलेट को ट्रांसपोर्टिंग, को ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। तो ये हमारा क्या है, इस रिसेप्टर का नाम है जो आप ध्यान में रख सकते हो, एंटीसीपी रिसेप्टर ध्यान में रखो, ये हो गया, ठीक है। तो होता क्या है, सबसे पहले आपका जो ये लिपिड आपको एनवलप दिखाई दे रहा है ना, इसमें हमारी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं जिनकी हेल्प से आपका ये जो एनवलप है, ये पूरा वायरस है, इस रिसेप्टर से बाइंड होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, आपका रिसेप्टर बाइंडिंग होगी, यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, आपका रिसेप्टर बाइंडिंग होगी। तो जो एंटीसीपी हमारा रिसेप्टर है, इससे हमारा ये वायरस क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ठीक है। और जैसे ही बाइंडिंग होगी, तो बाइंडिंग होने के बाद देखो क्या होगा, प्रोसेस होगी एंडोसाइटोसिस की। यहाँ पे जो हमारी ये सेल मेम्ब्रेन है इस तरीके से वेसिकल बना लेगी। एंडोसाइटोसिस सबको पता है ना कि किस तरीके से सेल अपने अंदर इंगल्फ करती है ना, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडो मतलब अंदर लेना, एक्सो मतलब बाहर, आपका बाहर, जब ये लास्ट में बनने के बाद बाहर बडिंग होगी ना, उसे एक्सो बोलेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, देखो ये जो आपका वायरस है सबसे पहले रिसेप्टर से बाइंड हुआ, रिसेप्टर बाइंडिंग के बाद क्या हुआ, जो हमारी ये हिपेटोसाइट की सेल मेम्ब्रेन थी इसने वेसिकल बना ली। इन वेसिकल्स को क्या बोलते हैं भाई, एंडोसोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंडोसोम, ठीक है। नाउ
ये जो आपका वायरस है, ये वायरस आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या करेगा, इस तरीके से इसके अंदर आ जाएगा। ग्रीन कलर से बना रखा है ना, तो ग्रीन से ही हम करते हैं इसे, ठीक है, लाइक दिस। तो ये आपका कैप्सिड है, और ये हमारा कैप्सिड के अंदर क्या है, हमारा सर्कुलर डीएनए है। अब ये जो एनवेलप है ये कहाँ गया, ये खुद में लिपिड है, तो ये लिपिड मेम्ब्रेन से फ्यूज हो गया है, ठीक है। ये जो लिपिड एनवेलप है ये लिपिड मेम्ब्रेन से फ्यूज हुआ है, और तब जाके ये क्या है, हमारा एंडोसोम क्रिएट हुआ है। तो ये यहाँ पे नहीं रहेगा, अभी सिंपल समझो कि यहाँ पे बाइंडिंग हुई, फ्यूजन हुआ, जिसकी वजह से अंदर का जो ये न्यूक्लियो कैप्सिड है, इसे पूरे को क्या बोलोगे आप, न्यूक्लियो कैप्सिड। क्यों, इसमें कैप्सिड के अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक है। तो खाली कैप्सिड ना कहके इसे क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियो कैप्सिड। और जब ये होगा, इसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये आपका जो वायरस है, इसने अपना न्यूक्लियो कैप्सिड अंदर पहुंचा दिया, ठीक है, ये है इसका न्यूक्लियो कैप्सिड। और बाहर से एक आपका इस तरीके से देखो एंडोसोम आ जाएगा। ये एंडोसोम जो है ना, ये अभी ऐसे ही रहेगा। ये एंडोसोम जो होता है आपका टेम्पररी एनवेलप की तरह काम करता है। तो एंडोसोम जो ये होता है ना, ये इमेच्योर होता है, इमेच्योर, अभी पूरी तरह से ये मैच्योर नहीं हुआ है। तो अब देखो जैसे जैसे ये टाइम के साथ ये मैच्योर होता जाएगा एंडोसोम, ये जो एंडोसोम जब मैच्योर होगा तो क्या होगा, इस चीज को समझेंगे। ये है देखो, ये एक मैच्योर आपका एंडोसोम है। मैच्योर एंडोसोम में होता क्या है, ये जो एंडोसोम होता है ये इस तरीके से अपने अंदर प्रोटॉन्स आयन को एंट्री करवा देता है। H पॉजिटिव आयन अंदर एंट्री होने लगेगी, और H पॉजिटिव आयन के अंदर आने से जो मैच्योर एंडोसोम होता है उसके अंदर का एनवायरमेंट कैसा होता है, आपका एसिडिक एनवायरमेंट हो जाता है, ठीक है, एसिडिक एनवायरमेंट होता है। और एसिडिक एनवायरमेंट की वजह से क्या होता है, जो ये कैप्सिड आपको दिख रहा है और जो ये एंडोसोम की मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, ये आपस में फ्यूज कर जाती है। और जब ये फ्यूज करती है तो उसके बाद आपका क्या होता है, फ्यूजन के बाद आपका जो अंदर का न्यूक्लियर मटेरियल है, जो कि सर्कुलर पार्शियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, पार्शियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये आपका रिलीज हो जाता है। ये डीएनए तब तक रिलीज नहीं होगा जब तक आपकी जो आपका कैप्सिड है और जो एंडोसोम है ये एक दूसरे से फ्यूज ना करें, ठीक है। जैसे इनमें फ्यूजन हुआ, बीच में गैप्स क्रिएट हो जाते हैं और अंदर का जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो रिलीज हो गया। तो रिलीज होने के पीछे भी देखो कैसे मैकेनिज्म है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये डीएनए अब रिलीज हो गया, अब डीएनए कहाँ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, वायरस के साथ एक खासियत है, वायरस अपने आप में तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता, वो होस्ट को ही यूज करता है, हमारी सेल्स को यूज करता है। तो ये डीएनए तो है उसका, सेल के अंदर आ गया, लेकिन ये डीएनए आप किसको ढूंढेगा, अपनी मशीनरी को ढूंढेगा। और हमारा डीएनए कहाँ पे होता है भाई, हमारे न्यूक्लियस में होता है। तो ये भी कहाँ जाएगा, हमारे न्यूक्लियस में ही जाएगा, क्योंकि इसे पता है कि मुझे अगर प्रोटीन्स बनानी है तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, न्यूक्लियस में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये गया, देखो ये हमारा न्यूक्लियस है, सपोज ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर ये हमारा क्या है, मैं कॉर्नर में बना दे रही हूँ, ये हमारा डीएनए है, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, ये आया, ये सीधे के सीधे कहाँ गया भाई, ये हमारे इस तरीके से ये हमारे न्यूक्लियस में गया। तो न्यूक्लियस में ये देखो ये जा चुका है। मैंने आपको क्या बताया था कि ये पार्शियली डबल स्टैंडर्ड है, तो इसका यहाँ पे पहले क्या होगी, रिपेयरिंग होगी, रिपेयर होगा। तो क्या बनेगा आपका, जो आपका पार्शियली डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इससे कौन सा डीएनए तैयार हो जाएगा हमारा, इस तरीके से हमारा फुल्ली डबल स्टैंडर्ड डीएनए तैयार होगा। तो यानी कि फर्स्ट स्टेप जो न्यूक्लियस में होगा वो क्या है, आपका रिपेयरिंग का है। सबसे पहले क्या होनी है, आपकी रिपेयरिंग होनी है। जो पार्शियली डबल स्टैंडर्ड है उसे फुल्ली स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर दिया। अब नॉर्मल वही काम होगा जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए क्या बनाता है भाई, एमआरएनए बनाता है। एमआरएनए कहाँ जाता है, राइबोसोम में, और राइबोसोम में जाके प्रोटीन्स बनती है। तो ये डीएनए भी वही करने वाला है। तो देखो क्या होगा, ये जो डीएनए है ये वायरल डीएनए है, ब्लैक कलर से जो शो किया हुआ है मैंने। अब ये डबल स्टैंडर्ड बन चुका है फुल्ली। अब ये क्या करेगा, फटाफट से क्या बनाने लगेगा, एमआरएनए बनाएगा।
और एमआरएनए के साथ साथ खाली एमआरएनए तो बनाता नहीं है हमारा डीएनए भी, है ना, दूसरे आरआरएनए भी बनते हैं, टीआरएनए भी बनता है, ठीक है। तो एक और आपका ये आरएनए तैयार करेगा जिसका नाम क्या है आपका प्री जीनोमिक आरएनए, ठीक है, प्री जीनोमिक आरएनए। तो जो एमआरएनए है पहले इसे समझो, जो ये एमआरएनए है ये सीधे हमारा क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा लाइक दिस। साइटोप्लाज्म में हमारे क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है, ये राइबोसोम है आपका, ठीक है। ये यूनिट्स मैंने शेप ऊपर वाली 50s होती है और नीचे वाली 30s होती है। तो ये हमारा राइबोसोम है, फटाफट से ये एमआरएनए गया और इस तरीके से राइबोसोम की 30s सब यूनिट के ऊपर जाके बैठेगा। सेम वही प्रोसेस होगी, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी और आपको पता है क्या बन जाएगा, वही वायरल प्रोटीन तैयार हो जाएगी, वायरल प्रोटीन। क्योंकि डीएनए वायरस का है तो जो प्रोटीन बनेगी वो भी कैसी होगी, वायरल प्रोटीन होगी। अब वायरल प्रोटीन में क्या क्या होगा समझो इस चीज को, वायरल प्रोटीन में क्या होगा, कैप्सिड को बनाने वाली प्रोटीन होगी, ठीक है। कैप्सिड में जो हमारे मेन जो वायरस के जो एंजाइम्स हैं और इसमें होता है आपका डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, जो जिसकी एक्टिविटी डबल होती है वो अभी मैं आपको समझाऊंगी। तो वो एंजाइम की प्रोटीन, ये सारी प्रोटीन आपकी सिंथेसाइज हो जाएगी। साथ ही साथ हमें पता है कि जो एनवेलप होता है, एनवेलप में एंटीजन भी प्रेजेंट होते हैं, तो इन एंटीजन को भी बनना जरूरी है। तो इसीलिए देखो जो ये वायरल प्रोटीन होगी, ये क्या क्या होगा वायरल प्रोटीन में समझो। एक तो हमारा क्या होगा, कैप्सिड की प्रोटीन होगी, ऐसी प्रोटीन जो कि कैप्सिड बनाएगी, क्योंकि हमें वायरस को बनाना है। ये वायरस जो अंदर आया है इसका मेन रीजन क्या है, ये चाह रहा है कि मेरे जैसे और भी ज्यादा वायरस तैयार हो जाए ताकि इंफेक्शन और तेजी से बढ़े। तो इसने क्या किया, डीएनए में गया, वायरल प्रोटीन्स बनाई। तो ये प्रोटीन कौन सी है, ये यही तो प्रोटीन है जो वायरस बनाने में काम आएगी। हमें कैप्सिड चाहिए नए वायरस को बनाने के लिए, और क्या क्या चाहिए बताया मैंने आपको, कैप्सिड के अलावा हमारे एंजाइम्स हमें चाहिए, ठीक है। एंजाइम में भी कौन सा आता है हमारा, वायरल डीएनए पॉलीमरेज, ये हमारे एंजाइम का नाम है। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, एंटीजन, ऐसी प्रोटीन भी चाहिए जो एंटीजन बनाए, क्योंकि एंटीजन अभी हमें पैकेजिंग के टाइम पे जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए कि इस एनवलप में हमारा एंटीजन हो, तो वो एंटीजन भी यहीं पे बनेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, देखो अलग अलग कलर से आप दिखा सकते हो, कैप्सिड किस कलर का है, ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर दिखा दो। वायरल डीएनए पॉलीमरेज किस कलर का है आपका, कोई कलर नहीं शो किया है, तो इसे ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज अभी यहाँ पे आ जाएगा। एंटीजन रेड कलर से दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने रेड कलर के एंटीजन बना लिए हैं, ठीक है। ठीक है, इसके अलावा ये आपकी वायरल प्रोटीन बन गई है। चलो प्रोटीन का काम तो हो गया, अब हमें सब कुछ मिल गया है। अब क्या करना है हमें, अब हमें चाहिए जो इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल है वो भी तो चाहिए। तो वो जेनेटिक मटेरियल, ये डीएनए कहाँ से आएगा, डीएनए आएगा इस प्री जीनोमिक आरएनए से, प्री जीनोमिक आरएनए से, ठीक है। तो चलिए, तो क्या हुआ देखो, प्री जीनोमिक आरएनए क्या करेगा, अब इस चीज को समझो, यहीं पे इस एंजाइम का रोल आपको समझ में आ जाएगा कि जो वायरल डीएनए पॉलीमरेज है वो एग्जैक्टली करता क्या है। क्योंकि अब देखो, ये जो आपको वायरल डीएनए पॉलीमरेज दिखाई दे रहा है ना, ये देखो अब क्या करेगा, ये जो प्री जीनोमिक आरएनए डीएनए ने बनाया था, ठीक है, और इसे बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी होगी, एंजाइम, ऑब्वियसली आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगा होगा जो कि होस्ट का अपना है, ठीक है। हमारे ही एंजाइम को यूज करके ये वायरस के डीएनए ने ये आरएनए बनाया है या एमआरएनए बनाया है। तो अब क्या होगा, ये प्री जीनोमिक जो आरएनए है सबसे पहले किस में कन्वर्ट होगा, इसको ऐसे लिख सकती हूँ, देखो मैं यहाँ पे मैं बता देती हूँ इस प्रोसेस को, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि प्री जीनोमिक आरएनए करता क्या है। तो ये है मेरा प्री जीनोमिक आरएनए। तो प्री जीनोमिक आरएनए सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है भाई, डीएनए में कन्वर्ट होता है। ये डीएनए भी क्या होता है आपका, सबसे पहले कौन सा बनता है, डीएनए का नेगेटिव स्ट्रैंड बनता है। अभी मैंने बताया था आपको डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 3' to 5' 5' to 3' एंड जो होते हैं आपके। तो सबसे पहले
जो आपका प्री जीनोमिक आरएनए है वो डीएनए का नेगेटिव स्ट्रैंड बनाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आरएनए से डीएनए बन रहा है। आरएनए से डीएनए किस एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है? डीएनए से आरएनए को बनने को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगा। लेकिन अगर इसका उल्टा हो रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा एंजाइम है आपका? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है ना। ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा हुआ है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमारा एंजाइम है जो ये काम करवाएगा। जो प्री जीनोमिक आरएनए है उससे डीएनए बनाएगा, लेकिन डीएनए का कौन सा स्ट्रैंड बना? नेगेटिव स्ट्रैंड। अभी पॉजिटिव स्ट्रैंड बनना बाकी है, क्योंकि ये जो एमआरएनए बनेगा, जो आपका डीएनए, प्रॉपर डीएनए जो एमआरएनए बना सकता है, उसके लिए उसका पॉजिटिव सेंस का होना जरूरी है। अगर पॉजिटिव स्ट्रैंड नहीं है तो कभी भी ऐसा डीएनए एमआरएनए नहीं बना सकता है, ठीक है। तो क्या होगा देखो, ये जो डीएनए है नेगेटिव स्ट्रैंड, ये क्या करेगा? अब किस में कन्वर्ट होगा आपका? इस नेगेटिव स्ट्रैंड से ही क्या बनेगा आपका? पॉजिटिव स्ट्रैंड तैयार हो जाएगा। पॉजिटिव स्ट्रैंड आपका तैयार हो गया। और ये जो डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस है, ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में हो रही है भाई? ये हो रही है आपकी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। डीएनए पॉली लिख दे रही हूं मैं, पॉलीमरेज समझ लीजिएगा, ठीक है। यानी कि दो एंजाइम यहाँ पे लग रहे हैं। प्री जीनोमिक आरएनए से पहले नेगेटिव स्ट्रैंड बन रहा है डीएनए का, फिर नेगेटिव स्ट्रैंड से पॉजिटिव स्ट्रैंड बन रहा है, और फाइनली अब ये जो पॉजिटिव स्ट्रैंड बन गया है, तो यानी कि डीएनए आपका फुल्ली फंक्शनल डीएनए आपका बन चुका है, जो कि इन वायरल प्रोटीन्स के साथ पैक होके आपका नया वायरस बनाने के लिए तैयार है। समझ में आ गया? ठीक है। अब ये दो जो एंजाइम है इनके बारे में समझ लो जरा। ये जो वायरल डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, ये जो है हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए ही है। ये जो एंजाइम हेपेटाइटिस बी वायरस में प्रेजेंट होता है, इसके ड्यूअल फंक्शन होते हैं, यानी कि दो एक्टिविटी है। ये इसका एक डोमेन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी शो करता है, दूसरा जो दूसरा डोमेन है वो पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करता है। यानी कि अगर ये एंजाइम है हमारे पास, तो हमें ये दो अलग अलग एंजाइम की जरूरत नहीं है। ये दोनों ही एंजाइम इस एंजाइम के पार्ट है। यानी कि ये दोनों एक्टिविटी, चाहे वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाली एक्टिविटी हो, चाहे वो डीएनए पॉलीमराइजेशन वाली एक्टिविटी हो, ये जो हमारा एंजाइम है वायरल डीएनए पॉलीमरेज, जो कि स्पेशली हेपेटाइटिस बी में प्रेजेंट होता है, ये दोनों एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। यानी कि अगर आप इस एंजाइम को ब्लॉक कर देते हो, तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी को भी रोक देगा और डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी को भी रोक देगा। समझ में आ गया है? ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि मेडिसिन जब मैं डिस्कस करूंगी तो ये वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो चलिए, प्री जीनोमिक आरएनए से कैसे डीएनए बना ये आपने देख लिया, ठीक है। ये डीएनए बन चुका है। ये अभी जो डीएनए बना होगा ना, ये भी ध्यान में रखना कि जो डीएनए बनेगा ये पार्शियली डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही है, पार्शियली डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। पूरा आपका, इसीलिए तो पूरी साइकिल पूरी होगी। स्टार्टिंग भी जो वायरस होता है उसमें पार्शियली डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही होता है, इसीलिए यहाँ पे भी जो डीएनए बनेगा वो पार्शियली डबल स्टैंडर्ड होगा, बीच में गैप्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ आप पहुंच चुके हैं, हमारे पास सारी वायरल प्रोटीन भी है, हमारे पास डीएनए भी आ चुका है, तो देरी किस बात की है? कुछ देर नहीं होनी है, सीधे इन दोनों को मिला दो। वायरल प्रोटीन और जो ये डीएनए है, ये दोनों आपस में कॉन्टेक्ट करेंगे। बाहर से देखो कैप्सिड, जो कैप्सिड की प्रोटीन है, इसने कैप्सिड का कवर बना दिया। इसके अलावा जो ये डीएनए है पार्शियल डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये इसके अंदर आ गया, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट एंजाइम थे ये यहीं पे आपके कैप्सिड वाले स्ट्रक्चर में यहीं पे प्रेजेंट रहेंगे। अब इसके बाद ये एंटीजन को देख लो, ये एंटीजन कहाँ जाता है? हमारी ही सेल मेम्ब्रेन पे चला जाता है, हिपेटोसाइट्स की सेल मेम्ब्रेन पे चला जाता है। तो मैं से डायरेक्टली यहाँ दिखा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि यहीं से मैं बर्डिंग होती हुई दिखाऊंगी। एंटीजन देखो यहाँ आ गया है, हमारी सेल मेम्ब्रेन में आ गया, तो सबका फेट समझ में आ गया। कैप्सिड ने कवर बना दिया, एंजाइम यहीं पे आ जाएंगे कैप्सिड स्ट्रक्चर में, एंटीजन सेल मेम्ब्रेन पे चले गए, हमारी सेल मेम्ब्रेन पे जो डीएनए था अंदर पैक हो गया, तो ये बन गया हमारा न्यूक्लियो कैप्सिड। न्यूक्लियो कैप्सिड तैयार हो चुका है, न्यूक्लियो कैप्सिड। तो अब क्या होगा देखो, ये जो न्यूक्लियो कैप्सिड है ना, अब इसके बाद ये कहाँ जाएगा? ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा। ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये देखो, ये हो गया, ठीक है। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
तो जो ये न्यूक्लियोकैप्सिड है अब हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा और इवन, अच्छा यहाँ पे देखो एक मिस्टेक हुई है बेटे, इसे करेक्ट कर लेना। ये जो एंटीजन होते हैं ना, ये जो एंटीजन होते हैं ये कहाँ जाते हैं, ये ईआर के पास जाते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाते हैं और उसकी मेम्ब्रेन में जाके ऐसे डिपॉजिट होते हैं। ध्यान में रख लेंगे इस बात को, ठीक है, ये एक मिस्टेक है, इसे करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। एंटीजन कहाँ गए, हमारे जो सेल के अंदर ईआर था उसमें उसकी मेम्ब्रेन में जाके डिपॉजिट हो गए। अब न्यूक्लियोकैप्सिड ईआर के अंदर जाएगा, चलिए इसे जाता हुआ दिखा देते हैं। यहाँ पहुंच गया है, देखो ये है हमारा न्यूक्लियोकैप्सिड और इसके अंदर ये है हमारा सर्कुलर डीएनए। तो अब क्या होगा, ईआर के अंदर क्या होगा, ये जो ईआर है ईआर के अंदर गया ही इस वजह से है क्योंकि एंटीजन इसी की मेम्ब्रेन में है। तो ईआर क्या करेगा, जब ईआर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो इस तरीके से, अब ये बाहर निकलता हुआ दिखा दो इसे, ईआर में ऐसे बडिंग होगी लाइक दिस, ये बडिंग हो रही है और आपको पता है कि ईआर की मेम्ब्रेन में हमारे पास एंटीजन प्रेजेंट है। तो यानी कि जब ये ईआर से बाहर निकलेगा तो कैसा होगा, ये हमारा क्या है, कैप्सिड है, कैप्सिड के अंदर हमारा ये क्या है, हमारा सर्कुलर डीएनए है और बाहर से हमारा ये क्या आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना क्या देगा, एक एनवलप तैयार कर देगा इसके बाहर से इस तरीके का, इसी ईआर की मेम्ब्रेन से ही एनवलप बना है और इस एनवलप में क्या प्रेजेंट होंगे, एंटीजन प्रेजेंट होंगे। तो ये बन गया। तो ईआर में क्यों गया, क्योंकि इसे एक तो मेम्ब्रेन लेनी थी, बाहर वाला एनवलप लेना था, ये लिपिड वाला एनवलप, और साथ ही साथ एनवलप में जो एंटीजन होते हैं वो भी यहीं पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया, इतना समझ में आ गया। तो अब देखो ये वायरस पूरी तरह से तैयार है, लेकिन ध्यान रखेंगे ये वायरस अभी भी क्या है, इमेच्योर वायरस है, ठीक है, इमेच्योर है, इन्फेक्शियस नहीं है, यानी कि ये इन्फेक्शन कॉज करने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो ये सबसे पहले हमारे कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारे गोल्जी एपरेटस में, ठीक है, गोल्जी एपरेटस में जाएगा। गोल्जी का काम क्या होता है, सबको पता है कि जो मॉडिफिकेशन करने का काम होता है एक तो, ठीक है, ट्रांसलेशन के बाद जो मॉडिफिकेशन होते हैं प्रोटीन में एक तो वो करता है, और साथ ही साथ आपका जो भी आपका चीज इसके अंदर आई है उसे पैक कर देता है वेसिकल में, ठीक है। तो होगा क्या, ये आया तो गोल्जी ने क्या किया होगा, आपका मॉडिफिकेशन किए होंगे, कुछ ग्लाइकोसाइलेशन या फिर वायरल प्रोटीन में कुछ चेंजेस लाए होंगे, जिसकी वजह से वायरस जो अभी तक इमेच्योर था मैच्योर हो जाएगा, और साथ ही साथ इसे इस तरीके से वेसिकल में क्या कर दिया, आपका पैक कर दिया, मैच्योर भी कर लिया मॉडिफिकेशन के थ्रू, आपका जो ये वायरस था वो मैच्योर भी हो गया, और साथ ही साथ क्या हो गया, आपका इसकी पैकेजिंग भी हो गई ताकि इसे आसानी से मेम्ब्रेन तक ले जाया जा सके। तो ये गोल्जी ने बनाई है, ये वाली जो ब्लैक कलर से मैंने आपको वेसिकल दिखाई है। अब ये क्या करेगी, अब ये वेसिकल आसानी से इसे ले जाएगी अपनी मेम्ब्रेन के पास। जैसे ही ये हेपेटोसाइट की मेम्ब्रेन के पास पहुंचा, ये वेसिकल लेके जा रही है। अब क्या होगा, जो ये आपकी हेपेटोसाइट की सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या करेगी, जैसे ही सिर्फ गोल्जी की वेसिकल दिखेगी दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे, और इस तरीके से आपका क्या होगा, इस तरीके से आपका क्या हुई, वेसिकल फॉर्म हो गई। इसको बोलेंगे एक्सोसाइटोसिस, क्योंकि ये वायरस अब बाहर निकल रहा है। जब अंदर लिया था तो एंडोसाइटोसिस थी, अब क्या हो रहा है, एक्सोसाइटोसिस। तो अब क्या होगा, यहाँ वेसिकल फॉर्म हो गई है मेम्ब्रेन के थ्रू, तो आसानी से ये जो है आपका, और जो याद रखना गोल्जी जो वेसिकल पहुंचाती है बनाती है वो केवल ट्रांसपोर्टेशन के लिए होती है। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन के पास ये वेसिकल पहुंची वैसे ही ये हट जाएगी, ठीक है, लॉस्ट हो जाएगी। अब वायरस आपका बिल्कुल तैयार है, यहां से आपका क्या होगा, बडिंग हो जाएगी आसानी से। जो हमारा ये कैप्सिड था, कैप्सिड के अंदर हमारा क्या है, सर्कुलर डीएनए है, ठीक, ये आपका क्या करेगा, और इसके बाहर आपकी पता है आपको इस तरीके से वायरस का एनवलप भी है, और एनवलप में एंटीजन प्रेजेंट है ना, क्या है एनवलप में, एंटीजन प्रेजेंट है लाइक दिस। तो ये आपका आसानी से क्या हुआ, एक्सोसाइटोसिस हुई। इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, एक्सोसाइटोसिस। सेल से बाहर आने की कोशिश हो रही है, और इस तरीके से ये जो हमारा वायरस है सेल से, ये हमारा सेल से क्या आ गया, आपका बाहर आ गया है, ठीक है। ये हमारा इसका कैप्सिड है, और ये हमारा इसके अंदर क्या है, इसका सर्कुलर डीएनए है। तो ये आपका एक नया वायरस तैयार हो चुका है, और ये अब आसानी से इंफेक्शन कॉज कर सकता है। ये पूरी इसकी साइकिल है, ठीक है।
साइकिल को समझ लिए आप, कैसे ये साइकिल होती है, पूरी रन कैसे होती है, कैसे एक नया वायरस बनता है हेपेटोसाइट्स के अंदर, ठीक है। और ये जो नया वायरस होगा ऑब्वियसली इसमें भी आप एंटीजन दिखाओगे, ठीक है, एंटीजन, क्योंकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इन्हीं एंटीजन से तो रिकॉग्नाइज करता है। अब अगर हमारा इम्यून सिस्टम को पता लग गया कि भाई हाँ कि ये आपका कुछ ना कुछ आपका वायरस अंदर आया है, तो हमारा इम्यून सिस्टम लड़ने की कोशिश करेगा ना। हालांकि इसीलिए जो हमारी हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन लगाई जाती है, हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन आती है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव वैक्सीनेशन है, ठीक है। तो अगर आप वैक्सीन लगा देते हो तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी तैयार हो जाती है, तो जब भी ये वायरस आएगा, जब भी ये वायरस बॉडी में आएगा तो ये एंटीजन को वो एंटीबॉडी पहले, क्योंकि एंटीबॉडी तो पहले से बॉडी में है, फटाफट से इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेंगी और खत्म कर देंगी, यानी कि इन्फेक्शन होने ही नहीं दिया। अगर जिन लोगों में वो वैक्सीन नहीं लगी हुई है तो आसानी से ये सेल के अंदर एंट्री लेके इस तरीके से अपने रेप्लिकास तैयार करते रहेंगे। ये केवल एक वायरस है, इसके जैसे बहुत सारे वायरस तैयार होंगे, और ये एक हिपेटोसाइट इन्फेक्ट हुआ था, बहुत सारे हिपेटोसाइट इन्फेक्ट होंगे, इन्फ्लेमेशन होगा। एक्यूट केस में अगर आपने तब भी ट्रीट नहीं किया, ट्रीटमेंट नहीं दिया है, डायग्नोसिस नहीं हुई टाइम पे, तो उसकी वजह से लीवर्स में सिरोसिस भी हो सकती है और आगे चल के कैंसर भी हो सकता है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं मेडिसिन की। पूरी साइकिल में आप पूरी प्रोसेस समझ चुके हैं। मैंने एक बात पे बहुत आपको जोर दिया था कि ये जो एंजाइम है वायरल डीएनए पॉलीमरेज, मैंने बार बार बोल रही हूँ कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमारे अंदर भी होता है, बाकी जो वायरसेस होते हैं या बैक्टीरिया हैं उनके अंदर भी है, लेकिन हेपेटाइटिस का ये वायरल जो पॉलीमरेज है वो क्यों इंपॉर्टेंट है या क्यों अलग है, वो इसलिए है क्योंकि इस एंजाइम में ये दोनों एक्टिविटी है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी भी है, यानी कि आरएनए को डीएनए में बदलने की एक्टिविटी भी है, और डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी भी है कि डीएनए का जो नेगेटिव सेंस डीएनए है उससे पॉजिटिव सेंस डीएनए बनाने की भी इसकी एबिलिटी है, क्योंकि हमें पता है पॉजिटिव सेंस जो डीएनए होता है वही फाइनली एमआरएनए भी बनाता है, प्रोटीन भी सिंथेसाइज करता है। नेगेटिव सेंस कभी भी ये काम नहीं कर सकता है, ध्यान में रखेंगे। अगर नेगेटिव सेंस आरएनए डीएनए किसी का है तो सबसे पहले उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट होना पड़ता है, ठीक। तो इसीलिए हमारी जो ड्रग्स होती है ना, ड्रग्स भी हमारी दो, इसमें हमारी आप ड्रग देखोगे कौन कौन सी है, देखो। एक तो ड्रग ऐसी है जो सीधे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो डोमेन है इस वायरस का, वायरल डीएनए पॉलीमरेज का, जिस डोमेन से आपका मैंने बताया ना, इसमें आपके 4 डोमेन होते हैं बेसिकली, वो 2 डोमेन हमने डिस्कस किए हुए हैं। एक का है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाली एक्टिविटी, एक डोमेन करता है डीएनए पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो जो ये ड्रग है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एक्टिविटी है इसको रोक देगी, यानी कि इसमें आपकी देखो कौन सी आती है, ड्रग का नाम लिख लेंगे टेनोफोविर, टेनोफोविर ये हमारी ड्रग है, ठीक। टेनोफोविर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करती है, और जो ये डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है, एक ड्रग ऐसी भी आती है जो डीएनए पॉलीमरेज पे काम करती है सीधे, तो इसको भी देख लो आप, डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी को, यानी कि इस एंजाइम के डीएनए पॉलीमरेज वाले फंक्शन को अगर आपको इनहिबिट करवाना है तो आपके पास ड्रग का नाम है एंटीकेविर, एंटीकेविर। तो ये है आपकी, एक बार मैं कंफर्म कर लूं, है ना, कुछ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एंटीकेविर, ठीक है। तो यानी कि ये आपकी क्या करती है, टेनोफोविर स्पेशली आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाली एक्टिविटी को ब्लॉक करेगी, यानी कि जो आपका पीजीआरएनए है वो डीएनए बना ही नहीं पाएगा। और अगर आप ये देते हो, एंटीकेविर देते हो, तो ये वायरल डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगी, यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे दिखाया, मैं सीधे यहाँ पे भी दिखा सकती थी, यानी कि ये दोनों ही फंक्शन को ब्लॉक कर देगी, ठीक है। डीएनए पॉलीमराइजेशन नहीं होने देगी। आप कह सकते हो कि नेगेटिव सेंस से पॉजिटिव सेंस नहीं बनेगा, तो वो एमआरएनए बनना, प्रोटीन बनना, ये कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये है आपका ऑल अबाउट हेपेटाइटिस बी वायरस। इसका ट्रीटमेंट हमने देख लिया। सिम्टम्स तो देखो हेपेटाइटिस के कॉमन सिम्टम है जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं आपसे, कि अगर किसी को हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है तो क्या होगा भाई, फीवर आएगा लाइक एनी अदर इन्फेक्शन, फीवर तो आना ही है, फटीग थकान सी महसूस होगी। इसके अलावा आपका क्या होगा, वॉमिटिंग हो सकती है, ठीक है, वॉमिटिंग की फीलिंग रहेगी। इसके अलावा आपका और क्या क्या हो सकता है, इसके अलावा जॉइंटिस हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि लीवर का काम है आपका क्या, बाइल बनाने का, और अगर आपका लीवर सेल में कुछ प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है, बाइल का फ्लो नहीं हो पाता है, और जब बाइल फ्लो नहीं करता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो बाइल के कंपोनेंट होते हैं वो डैमेज्ड लीवर से सीधे ब्लड में चले जाते हैं,
और वहां पे आपका क्या होगा, आपके नेल्स में डिपॉजिट हो जाएंगे, आईज में डिपॉजिट हो जाएंगे, आपकी यूरिन डार्क आएगी, आईज का कलर भी आपको येलो दिखाई देगा, नेल्स भी येलो दिखाई देंगे ड्यू टू दिस पिगमेंट्स। तो ये आपका क्या है, सारे सिम्टम्स हैं जो बता रहे हैं कि आपके लीवर में दिक्कत है। और फिर वो आप जब सेरोलॉजी कराओगे, टेस्ट करवाओगे, तो वहां से आपको सीधे सीधे पता लग ही जाएगा कि अगर ये एंटीजन है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, तो इट मींस ये एंटीजन है, यानी कि हेपेटाइटिस वायरस अंदर आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंफर्म कर सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट हेपेटाइटिस बी वायरस। नेक्स्ट लेक्चर में हम हेपेटाइटिस सी वायरस को फोकस करेंगे, क्योंकि यही दोनों वायरस हैं जो सबसे ज्यादा आपके इंफेक्शियस हैं और जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए इन डिटेल। अदरवाइज और तो हमने सारा फर्स्ट लेक्चर में कवर किया ही हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।